सातवीं के बच्चों, आज हम भूगोल की कक्षा में मानवीय बस्ती 10वां पाठ मानवीय बस्ती इस पाठ के स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उन्हें आज हम देखेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, संक्षेप में उत्तर लिखो। और उसमें पहला प्रश्न है, मानवीय बस्ती के विविध प्रकारों को स्पष्ट करो। इसमें आपको सिर्फ मानवीय बस्ती के प्रकार लिखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा, आप कैसे करना है इसको, आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है। मानवीय बस्ती के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, ग्रामीण बस्ती, आदिवासी पाड़ा, नगरीय बस्ती, महानगरीय बस्ती। और उसके बाद सेकंड नंबर डाल के आप लिख सकते हैं बिखरी हुई बस्ती, केंद्रित बस्ती, रेखाकार बस्ती, बस। और यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। किस प्रकार से लिखना है, मानवीय बस्ती के विविध प्रकारों को स्पष्ट करो। उत्तर में आप कैसे लिखोगे, मानवीय बस्ती के निम्न प्रकार हैं। पहला है ग्रामीण बस्ती, आदिवासी पाड़ा, नगरीय बस्ती, महानगरीय बस्ती। और दूसरा नंबर डाल के लिखना केंद्रित बस्ती, बिखरी हुई बस्ती, रेखाकार बस्ती। और यहाँ आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रित और बिखरी हुई बस्तियों की विशेषताएं लिखो। तो आपको विशेषताएं यहाँ बताई हुई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, केंद्रित। तो पहले केंद्रित बस्ती की विशेषता, यहाँ पे आप केंद्रित बस्ती की विशेषता यहाँ दी है। सबसे इसको नंबर डाल देना है, आपको लिखना है ऊपर केंद्रित बस्ती। उत्तर लिखते हुए कैसे लिखेंगे आप, केंद्रित बस्ती की विशेषताएं नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट करके आपको ये लिख देना है। और उसके नीचे फिर दूसरा नंबर डालना, दूसरा पॉइंट डालना और वहाँ लिखना बिखरी हुई बस्ती। और फिर बिखरी हुई बस्ती की विशेषताएं यहाँ इस तरफ दी हुई हैं। और इसे भी आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 या अ, ब, क, स, ड इस तरह से भी आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। और इस तरह से 5 विशेषताएं बिखरी हुई बस्ती की हैं और 5 विशेषताएं केंद्रित बस्ती की हैं। तो केंद्रित बस्ती की विशेषता पहले लिखना और उसके बाद में बिखरी हुई बस्ती की विशेषता लिखना। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो गया पूरा। एक बार हम वापस देख लेते हैं। केंद्रित बस्ती की विशेषता ये है 5 और इसको आपको पॉइंट डालना है 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद में इस तरफ है आपकी बिखरी हुई बस्ती की विशेषता और उसे भी 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट डाल के आपको इसे लिखना है। एक बार हम चाहिए तो इसका वाचन कर लेते हैं। जैसे कि केंद्रित बस्ती की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, इन बस्तियों में मकान आसपास होते हैं। दूसरा, इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। तीसरा, इन बस्तियों को स्थान एवं समयानुसार विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। और चौथा है, इन बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें सक्रिय होती हैं। पांचवा है, इन बस्तियों में विविध जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एकत्रित रहते हैं। फलतः ऐसी बस्तियों का सामाजिक जीवन स्वस्थ होता है। और उसके नीचे दूसरे नंबर पे आपको लिखना है बिखरी हुई बस्ती की विशेषताएं और उसमें नंबर 1 डालना है और लिखना है, बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन बस्तियों की जनसंख्या सीमित होती है, जैसे पाड़ा, वाड़ी आदि। तीसरा, इन बस्तियों में सेवा सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं। चौथा, ये बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होने के कारण प्रदूषण मुक्त होती हैं। पांचवा, प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बस्तियां कस्बों पर निर्भर होती हैं। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न लिख करके पूरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मानवीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले विविध घटकों को स्पष्ट करो। तो देखिए, आप एकदम ये उत्तर पूरा का पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको किस तरह से कॉपी में लिखोगे मैं बताती हूँ। उत्तर लिखिए, वहाँ लिखिए मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक। और उसके बाद में वहाँ पे नंबर 1 डालिए भू संरचना, प्राकृतिक घटक, वहाँ लिखिएगा प्राकृतिक घटक। और प्राकृतिक घटक में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके लिख दीजिए। जो ये है भू संरचना, भूमि, मृदा, जलवायु, शुष्क भूमि, जल आपूर्ति, नदी का किनारा। उसके बाद दूसरा नंबर डालिए और वहाँ लिखिए सांस्कृतिक घटक और उसमें फिर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऐतिहासिक संदर्भ। और फिर तीसरा लिखिए आर्थिक घटक और उसमें फिर लिखिए सिंचाई, व्यवसाय, यातायात और संचार माध्यम, उद्योग धंधे, व्यापार, सरकारी कार्यालय। इस तरह से आप व्यवस्थित ढंग से जो है इस उत्तर को लिखिएगा अपनी कॉपी में। उत्तर लिखते समय
पहले कॉपी में कैसे आप लिखेंगे, पहली लाइन में ये लिखिए मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक। उसके बाद नीचे उसके नीचे वाली लाइन में नंबर 1 डालिएगा और वहाँ लिखिएगा प्राकृतिक घटक। फिर उसके बगल में ये सारे पॉइंट आप लिख दीजिएगा। जहाँ ये पूरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे वो लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके नीचे वाली लाइन में फिर लिखिएगा सांस्कृतिक घटक और डैश करके फिर ये सारे पॉइंट लिखिएगा। जहाँ ये पॉइंट फिनिश होगा वो लाइन वहीं छोड़ दीजिएगा और उसके नीचे वाली लाइन में फिर लिखिएगा आर्थिक घटक और फिर ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आर्थिक घटक लिख करके डैश करके और फिर ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। इसके बाद में अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, मानवीय बस्तियों का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इस विषय पर जानकारी लिखो। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पेज नंबर 63 पे है ये, बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना है और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा। वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहते हैं। उसके बाद यहाँ से किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते थे। इसे बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता था। कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ और उसे वाड़ी कहा जाने लगा। तो ये जो है देखिए आपको कैसे करना, पहला पॉइंट यहाँ से लिखिए बस्तियों के पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे समुद्री तट पर यहाँ से लेकर के कोलीवाड़ा मछुआरों की बस्ती है, यहाँ तक ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रहने वाले आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहते हैं, चौथा पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है पांचवा पॉइंट हो जाएगा। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पांचवा पॉइंट और फिर छठवां पॉइंट, कालांतर में बस्ती अर्थात वाड़ी का विस्तार हुआ, उसे वाड़ी कहा जाने लगा। यहाँ तक बस, यहाँ पे आपका उत्तर ये हो जाएगा पूरा। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, बस्ती और गांव इन दो मानवीय बस्तियों में पाया जाने वाला अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए ये अंतर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। आप इस प्रश्न को पहले लिखिएगा और उसके बाद में इस तरह से अपनी उत्तर यहाँ पे और इसे बस्ती और ग्रामीण बस्ती इस दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दीजिएगा पट्टी पेंसिल की सहायता से इक्वल पार्ट में। फिर यहाँ पहला पॉइंट आप डालना है, बस्ती और ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है। पहला है किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों के आसपास घर बनाकर रहते हैं, इसे बस्ती कहते हैं। और ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट देखिए, बस्ती में सामान्यतः बस्ती में एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, उदाहरण किसानों की बस्ती। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण बस्ती में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, उदाहरण कोली, कुम्हार, किसान भी आएगा इसमें, ठीक है, किसान भी। अब यहाँ पे तीसरा है, बस्ती में जनसंख्या सीमित होती है और ग्रामीण बस्ती में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इस तरह से ये उत्तर आपको लिखना है। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ आपका प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों के आधार पर मानवीय बस्तियों के प्रकारों को पहचानो और लिखो। तो देखो पहला है, खेत में रहने से उनके समय और पैसों की बचत होती है। ये आपको एक्चुअल में बुक पढ़ते तो आप जज कर सकते हो, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसे स्पष्ट कर दे रही हूँ एक एक प्रकार को। तो खेतों में रहने से उनके समय और पैसों की बचत होती है। तो आपको मालूम है खेतों में जो बस्तियाँ बसती हैं वो दूर दूर बसती हैं, तो इसलिए बिखरी बस्ती का प्रकार है। फिर है, बस्ती में सामाजिक जीवन अच्छा होता है, ये केंद्रित बस्ती का प्रकार है। सड़क के दोनों ओर दुकानें होती हैं, रेखाकार बस्ती का प्रकार है। यह बस्ती समुद्र तटवर्ती क्षेत्र के पहाड़ी तलहटी में होती है, रेखाकार बस्ती का प्रकार है ये।
तो यहाँ पे आप रेखाकार बस्ती लिखना, रेखाकार बस्ती, केंद्रित बस्ती, बिखरी हुई बस्ती। प्रत्येक परिवार के मकान एक दूसरे से दूर होते हैं, बिखरी हुई बस्ती। आपको ये लिखना किस तरह से, पहले ये प्रश्न लिखेंगे, फिर नंबर 1 डालिए, पूरा प्रश्न लिखिए और उसके नीचे फिर उत्तर में बिखरी बस्ती लिखना। फिर एक लाइन छोड़ना, दूसरा प्रश्न लिखना, फिर उसके प्रकार लिखना, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर अगला प्रश्न लिखना, फिर उसका प्रकार लिखना। इस तरह से टोटल जो है, यहाँ पीछे भी कुछ प्रश्न हैं इस पर। हाँ, फिर यह बस्ती सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी होती है, केंद्रित बस्ती। मकान दूर दूर होने से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है, यह बिखरी हुई बस्ती। मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, यह केंद्रित बस्ती। यहाँ आपका ये दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे जो कि इस आकृति पे आधारित है। ये जो आकृति है इसे आपको पढ़ना है, इसे समझना है और उसके बाद में इसका उत्तर लिखना है आपको। तो ये आपको आकृति अपनी कॉपी में बनाना है। पहले क्या करना है आपको, पहले ये प्रश्न लिखना है, प्रश्न लिख के फिर ये आकृति बनानी है और आकृति लिख के उसके नीचे फिर ये प्रश्न लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, ए बस्ती में 5 से 6 घर हैं तथा गांव में अन्य सुविधाएं नहीं हैं। ए बस्ती, गांव में अन्य सुविधाएं नहीं है, तो ये कैसी बस्ती है, ये बिखरी हुई बस्ती का प्रकार होगा। दूसरा है बी बस्ती। बी बस्ती में माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाज़ार और छोटा थिएटर है। तो जैसा कि है बाज़ार है, विद्यालय है, थिएटर है, तो ये नगरीय बस्ती या केंद्रित बस्ती का प्रकार आएगा। अगला है सी बस्ती में मकान, खेती, अनेक दुकानें और उद्योग धंधे हैं, यानी ये ग्रामीण या रेखाकार बस्ती का प्रकार है। डी बस्ती में एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा वहाँ अनेक उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, ये केंद्रित बस्ती का प्रकार है। अंतिम है सी, यह एक रेखाकार बस्ती है और उसके वहाँ विकसित होने के 2 कारण बताओ। देखो यहाँ पे अगर हम पूरा प्रश्न पढ़ें तो ये जो ई प्रश्न का उत्तर है हमें यहीं मिल जा रहा है। यहाँ ऑलरेडी दिया है कि सी यह रेखाकार बस्ती है और यहाँ है कि हमें जज करना है कि भाई ये कौन सी बस्ती का प्रकार है और यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी पहले पूरा प्रश्न पढ़ के तब हमें अपने क्वेश्चंस को के उत्तर ढूंढने चाहिए। कभी कभी प्रश्नों में ही हमें हमारा उत्तर नज़र आ जाता है। तो ये आखिरी प्रश्न जो है वो है सी, यह रेखाकार बस्ती है और उसके यहाँ विकसित होने के 2 कारण बताओ। तो देखिए इसमें पहला कारण तो ये है कि पर्वतीय प्रदेश की तलहटी कम ऊंचाई में है और दूसरा है इसके पास मुख्य सड़क है। इन 2 कारणों से सी में रेखाकार बस्ती बसी हुई है। देखो मुख्य सड़क पे ये सी बसा हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई भी देखिए, ये अति ऊंचाई वाली जगह है, तो ये पहाड़ का एकदम ऊंचा वाला हिस्सा है और ये उससे काफ़ी दूर है, यानी ये पहाड़ की एकदम तली में है बसा हुआ। तो पर्वतीय प्रदेश की तलहटी कम ऊंचाई में है और दूसरा इसके पास मुख्य सड़क है। यहाँ पर आपका ये पाठ, इस पाठ के 10वें पाठ का सारा स्वाध्याय लिख के पूरा हो गया और आप सब लोग को आशा करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा ये स्वाध्याय हल करने में। धन्यवाद।